सुप्रभात बच्चों। पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण को हम उच्चारण समय के आधार पर हम उसे तीन भाग में बांटते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के उच्चारण में एक ताली का समय, दीर्घ के उच्चारण में 2 ताली का समय और प्लुत के उच्चारण में 3 या उससे अधिक का समय लगता है। तो इस आधार पे हम स्वर को 3 भागों में बांटते हैं, उसके उच्चारण समय के आधार पर। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, लेकिन इसे हम उच्चारण स्थान के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, ठ वर्ग, प वर्ग के अंदर जितने भी वर्ण आते हैं वे सारे वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन उसे इसलिए कहते हैं कि इसके उच्चारण में कंठ, जिह्वा और तालू से हवाएं जो है वो रुक जाती है और ये मुख से बाहर नहीं निकलती है, वो स्पर्श करके रह जाती है, इसलिए इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके अंतर्गत में य, र, ल, व आता है। इसको अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इसके उच्चारण में जिह्वा जो है वो तालु, कंठ, वो मतलब किसी भी भाग को पूरी अच्छी तरह से स्पर्श नहीं कर पाती है, इसलिए उसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और उष्ण व्यंजन के अंतर्गत श, श, स, ह आता है। इसे उष्ण व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के भेद। अब हम आते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम जानने से पहले हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। संस्कृत में 3 वचन है, हिंदी में 2, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, द्विवचन दो व्यक्ति या 2 वस्तु के लिए, बहुवचन 2 व्यक्ति, 2, 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम प्रयोग में करते हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन संस्कृत में इन छोटी छोटी चीजों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम पाठ में जाएंगे। हिंदी में भी आप पढ़ चुके हैं कि 3 पुरुष होते हैं, संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं। अंतर है हिंदी के प्रथम पुरुष संस्कृत में उत्तम पुरुष बन जाता है और उत्तम पुरुष बन जाता है प्रथम पुरुष। यानी हम लोग हिंदी में प्रथम पुरुष के रूप में आते हैं, लेकिन संस्कृत में मैं, देखिए अहम मतलब मैं, ये उत्तम पुरुष के रूप में आता है, प्रयोग किया जाता है। और स मतलब वह प्रथम पुरुष में आ जाता है। यानी हिंदी का उल्टा प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में बदल जाता है। संस्कृत में और हिंदी में यही अंतर है। दूसरी बात, संस्कृत में प्रथम पुरुष वह यानी स और सा। लड़का और लड़की के लिए हम अलग अलग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। लड़का के लिए स और लड़की के लिए सा। यही से पता चलता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द की पहचान। 2 लड़का के लिए तौ, 2 लड़की के लिए ते, 3 और 3 से लड़का के लिए ते और 3 से लड़की के लिए ता। यानी प्रथम पुरुष में ही लड़का और लड़की के लिए हम अलग अलग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं।
बाकी मध्यम और उत्तम पुरुष में लड़का हो या लड़की, उसके लिए हम एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? प्रथम पुरुष में लड़का और लड़की के लिए अलग और बाकी सब में अलग एक ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं लिंग। लिंग जिस शब्द से किसी जाति विशेष का पता चलता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहले ही पढ़ चुके हैं कि आकारांत शब्द को हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं और अकारांत शब्द को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अकारांत और आकारांत। आकारांत जिस शब्द के उच्चारण का अंत आकारांत आ से होता है उसे हम कहते हैं आकारांत शब्द, और जिस शब्द के उच्चारण अंत अ से होगा उसे हम कहते हैं आकारांत शब्द, वो है पुल्लिंग शब्द। देखिए 3 पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द, जिसे हम इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूटर जेंडर कहते हैं। ये देखिए राम अ से अंत हो रहा है, विद्यालय अ से अंत हो रहा है, कलम अ से अंत हो रहा है, बालक अ से अंत हो रहा है, यानी अकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा स्त्रीलिंग शब्द आकारांत। सीता आकारांत, पाठशाला आकारांत, अध्यापिका आकारांत, मक्षिका आकारांत, यानी आकारांत शब्द स्त्रीलिंग और अकारांत शब्द को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यही है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द की पहचान। अब हम तीसरा आते हैं नपुंसकलिंग, जिसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। देखिए जैसे फलम, पत्रम, पुष्पम, पुस्तकम, चक्रम, इस तरह से उसके अंत में म लगा रहेगा। और ये पहले ही बताया जा चुका है कि अनुस्वार, संस्कृत में अनुस्वार का प्रयोग हम म के लिए करते हैं, इसलिए कभी कभी ये यहाँ म में न लिख करके ऊपर में अनुस्वार लगा रहे, उसमें भी हम 2 तरह से हम पुल्लिंग शब्दों को लिख सकते हैं। ये है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की पहचान। जब तक आप अकारांत और आकारांत नहीं समझेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों ये छोटी छोटी चीजें थी जो हम अभी पढ़ाए, लिंग, सर्वनाम, वचन, ये सब जब तक नहीं पढ़ेंगे हम आगे की पाठ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बच्चों इसे ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।